अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट कर लो। और दोस्तों, क्लासेस पीडीएफ के लिए आप लोग को ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश। आपको वहाँ पे हर एक क्लास का पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट पेपर वगैरह सब चीज़ मिलता रहता है। ठीक है, तो बच्चों टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़ जाइएगा। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, किसमें कार्बन कार्बन आबंध की लंबाई सबसे कम है? C6H6 में, C2H4 में, C2H2 में, C2H6 में, है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है दो कार्बन कार्बन के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ किस में होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। तो इन चारों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, पहला जो ऑप्शन है वो है C6H6। ठीक है, यानी ये हमारा क्या है बच्चों? बेंजीन है। ठीक है, क्या है हमारा? ये बेंजीन है। तो आइए बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, आप सभी बच्चे जानते भी होंगे, है ना। तो देखिए ये हो गया। अब इसमें जो है सिंगल बॉन्ड यहाँ पे दे दीजिए, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ठीक है, हो गया। तो अब इसके बाद जो है ना एक एक डबल बॉन्ड दे देना है गैपिंग करके। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर मैं दे देता हूँ, एक यहाँ पर दे दिया और एक यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब फिर इसके बाद जो है हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, सब में H जोड़ दीजिए, है ना। तो ये हमारा बन गया बच्चों क्या? बेंजीन। ठीक है, क्या बना बच्चों? बेंजीन बना। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपको ये बताना है कि सबसे शॉर्टेस्ट कैसे होगा, यानी सबसे कम आबंध की लंबाई कैसे होगी, ये बताना है। ठीक है, तो बच्चों एक टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक टॉपिक पढ़े होंगे आप लोगों, है ना, आप लोग पढ़े होंगे हाइब्रिडाइजेशन, यानी हिंदी में क्या कहते हैं? संकरण। ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग संकरण। तो अब देखिए बच्चों, इसमें तीन कंडीशन होता है। तीन कंडीशन यानी एक sp होता है, एक sp2 होता है और एक sp3 होता है। ठीक है, इसमें तीन कंडीशन होता है, sp, sp2, sp3 होता है। तो अब sp में देखिए बच्चों, sp में जो है ना, sp में सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ होता है ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है, sp में जो है ना सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ होता है ट्रिपल बॉन्ड में। अब sp2 में इससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होता है डबल बॉन्ड में, है ना। और sp3 में, इसमें तो भाई सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होता है ना, सबसे ज़्यादा आबंध कार्बन की लंबाई होती है सिंगल बॉन्ड में। समझ में आया क्या मैं बताया? मैं बताया कि sp में, है ना, sp में सबसे छोटा, यानी sp में जो है सबसे छोटा आबंध की लंबाई होती है, यानी sp में सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड में। और sp2 में इससे थोड़ा ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होता है डबल बॉन्ड में, है ना। और sp3 में तो भाई सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होता है सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि सबसे कम बॉन्ड लेंथ किस में होगा, यानी सबसे कम आबंध की लंबाई किस में होगी, बताइए। तो sp में या sp2 में या sp3 में, बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे कम बॉन्ड लेंथ किस में होगा, यानी सबसे कम आबंध की लंबाई किस में होगी, तो ये sp में होगी ना, sp में होगी ना। अभी मैंने बताया था ना कि भाई सबसे कम इसमें आबंध की लंबाई होती है, तो सबसे कम ये हो जाएगा। फिर इससे थोड़ा सा ज़्यादा sp2 में होता है और सबसे ज़्यादा किस में होता है? sp3 में होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बेंजीन वाले में, है ना, बेंजीन वाले में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा sp2 है। ये कैसा संस्करण है? ये कैसा संस्करण है? sp2 है ना बच्चों। देखिए sp2 में मैंने बताया था ना, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, तो ये तो भाई sp2 है। समझ में आया? अब इसी प्रकार देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है? C2H4 है, C2H4 है ना। तो अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों? तो ये देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, सब पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आता है, यानी ये भी sp2 ही है, ये भी sp2 ही है ना। अब इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन देख रहे हो C2H2, तो इसका भी स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखिए स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए, ठीक है। और फिर ये जो चौथा ऑप्शन है C2H6, तो इसका कैसे बन जाएगा, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और अब सब जगह जो है इसको हाइड्रोजन दे दीजिए, सब जगह, यानी हाइड्रोजन से घिरा हुआ रहेगा सब जगह से, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। तो अब आप ही बताइए बच्चों, यहाँ से अब आप ही को बताना है कि देखिए यहाँ पर तो बेंजीन वाले में देखिए कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड है। सेकंड वाले में देखिए यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यानी ये भी sp2 हो जाएगा। और यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है इसमें देखिए कार्बन और कार्बन, देख रहे हैं कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड यानी ये sp है। और sp में ही मैंने बताया था कि सबसे कम बॉन्ड लेंथ होता है ना, यानी सबसे कम आबंध की लंबाई होती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कार्बन और कार्बन आबंध की लंबाई सबसे कम किस में होगी, तो ये होगा बच्चों किस में, C2H2 में होगा। देखिए ऑप्शन डी में भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, समझ में आया। तो इसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड था, यानी ये sp है। तो sp में ही मैंने बताया था कि सबसे कम जो है बॉन्ड लेंथ होता है, यानी सबसे कम आबंध की लंबाई होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ चुका है, कौन दो तत्व एक ही आवर्त में हैं, कौन से ऐसे दो एलिमेंट हैं जो एक ही पीरियड के होते हैं बच्चों, है ना, सेम पीरियड के हैं। बताइएगा कौन से दो ऐसे तत्व हैं जो एक ही आवर्त के हैं, लिथियम बेरिलियम, कार्बन एल्युमिनियम, या फिर बोरोन सिलिकॉन, या फिर बेरिलियम और सिलिकॉन। जल्दी से बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे जी, कौन से दो ऐसे तत्व हैं जो एक ही आवर्त में रहते हैं, एक ही आवर्त के हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, यदि आप लोग आंसर कर रहे हो ऑप्शन नंबर ए यानी लिथियम और बेरिलियम, देन आपका आंसर सही है। बच्चों बात करें लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, तो इसका 4 होता है, ठीक है। हाँ जी, तो आपको बच्चों ये याद रखना है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि भैया लिथियम और बेरिलियम ये द्वितीय आवर्त के तत्व है ना, ये दोनों द्वितीय आवर्त के तत्व हैं, द्वितीय आवर्त के तत्व हैं, ठीक है। चलिए बहुत सही जवाब है। देखिए बात करते हैं लिथियम धातु की, तो ये सबसे हल्की धातु है बच्चों, सबसे हल्की धातु। पूछता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु कौन सी है बच्चों, तो ये हमारी लिथियम ही होती है, ठीक है, लिथियम। चलिए बहुत सही जवाब है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ चुका है, किसका प्रथम आयनन विभव न्यूनतम है यानी कम है। तो देखिए नाइट्रोजन है ऑप्शन, कार्बन, बोरोन या ऑक्सीजन। जल्दी से बताइएगा किसका प्रथम आयनन विभव न्यूनतम है यानी कम है, जल्दी से बताना है सभी स्टूडेंट को, बिल्कुल फास्ट। जी हाँ बिल्कुल फास्ट बताना है। तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर किया है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, जी हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बोरोन। ठीक है, कैसे, तो देखिए बच्चों बोरोन समूह होता है और इसके नीचे एल्युमिनियम गैल्मियम है ना एलिमेंट आते हैं। अब देखिए इसी के आवर्त में पहले कार्बन आता है, उसके बाद नाइट्रोजन आता है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम बाएं से दाएं जब जाते हैं तो आकार क्या होता है बच्चों, जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार क्या होता है, घटने लगता है यानी कम होने लगता है। और आयनन विभव क्या होता है, ये बढ़ने लगता है। आयनन विभव जो है बच्चों है ना, ये क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो देखिए आपको याद रखना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोरोन जो है इसका आयनन विभव सबसे कम होगा, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा कार्बन का आयनन विभव होगा, और फिर इससे ज़्यादा यानी कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन का होगा, और फिर नाइट्रोजन से भी ज़्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि किसका प्रथम आयनन विभव सबसे ज़्यादा है, देन क्या आंसर कीजिएगा बताइए। अगर मैं पूछूं आपसे किसका प्रथम आयनन विभव सबसे ज़्यादा है तो क्या आंसर कीजिएगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे बच्चों आयनन विभव सबसे अधिक है, ठीक है। हाँ तो ये भी याद रखना है, अधिक के बारे में भी पूछा जा सकता है। और सबसे कम किसका है, बोरोन का है ना, यानी सबसे कम बोरोन है और आयनन विभव ऑक्सीजन का बच्चों सबसे ज़्यादा है।
ठीक है, चलिए बहुत सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में सर्वाधिक तत्व हैं? जल्दी से बताना है। देखिए बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी है, पूछा गया है आपसे क्या, आधुनिक आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा आवर्त है जिसमें तत्वों की संख्या सबसे ज़्यादा है? बताइए कौन सा आवर्त संख्या है, पंचम है, छठी षष्टम है, या द्वितीय है, या चतुर्थ है? जल्दी से बताना है सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, विच पीरियड हैज़ द मोस्ट एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट, बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ बच्चों, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी छठी सिस्टम, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों याद रखना है आपको कि यहाँ पर छठी आवर्त में सर्वाधिक तत्व 32 उपस्थित है और इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं, है ना। यानी जो बच्चों आवर्त संख्या छठा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, छठी आवर्त में, है ना, छठी आवर्त में सबसे ज़्यादा तत्व है और कितने हैं ये? 32 एलिमेंट है ना। स्वार्धिक, देखिए यहाँ पे लिखना है, छठी आवर्त में स्वार्धिक तत्व कितने हैं? 32 उपस्थित हैं, 32 उपस्थित हैं। और इन्हें बच्चों क्या कहते हैं? इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है ना। इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व, जी हाँ, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं हम लोग। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है बच्चों। और अच्छा बताइए, तो आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, बताइएगा, आवर्त संख्या 7 में तत्वों की कुल संख्या कितनी है, उसमें भी बता सकते हैं। आवर्त संख्या 7 में, आवर्त संख्या 7 में भी तत्वों की कुल संख्या कितनी है? बताइए, अभी बताइए जल्दी से। तो बच्चों आवर्त संख्या छठी और सातवीं दोनों में जो है तत्वों की कुल संख्या जो है कितनी है बच्चों? 32 ही है, 32। इसमें भी 32 है, यानी छठी में भी 32 है, इसमें भी 32 तत्व हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे सातवां नहीं दिया हुआ था, सातवां भी देता तो छठा नहीं देता, है ना, या फिर कोई एक ही देता, क्योंकि देखिए दोनों में तो सेम है ना। छठी आवर्त में भी जो है तत्वों की संख्या 32 है, सातवीं आवर्त में भी जो है तत्वों की संख्या 32 है, तो कोई एक ही देता, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, साल्वे विधि में यह कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? बताइएगा, साल्वे मेथड में जो है रो मटेरियल के रूप में, है ना, कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? CO2 का, CaO का, NH3 का, या NaHCO का? जल्दी से बताइएगा। एक मेथड है साल्वे विधि, जी हाँ, एक विधि है। कौन विधि है? साल्वे विधि। इसमें कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, क्या चीज़ प्रयोग होता है? तो ये बच्चों NH3 यानी अमोनिया होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप लोग लिख लीजिए, साल्वे विधि में आपको लिख लेना है, साल्वे विधि में कच्चे माल के रूप में किन किन चीज़ों का यूज किया जाता है, तो ये आप लोग लिख लीजिए। देखिए बच्चों, साल्वे विधि में जो है, देखिए आपको याद रखना है, सोडियम क्लोराइड का भी यूज होता है, ठीक है। साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का भी यूज होता है, और साथ ही साथ अमोनिया का भी यूज होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ ऑप्शन में अमोनिया ही था, ये दोनों ऑप्शन नहीं थे, तो हमारा आंसर क्या होगा? अमोनिया ही होगा। लेकिन आपको याद रखना है, साल्वे विधि में जो है इन सभी का यूज किया जाता है, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट और इसके बाद अमोनिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ चुका है, सोडा एस है, क्या है? Na2CO3 है, NaCO3 10H2O है, KHCO3 है, CaCO3 है। jल्दी से बताइएगा, सोडा एस पूछा गया है। सोडा एस क्या होता है बच्चों? सोडा एस, तो देखिए सोडा एस का, हाँ, सोडा एस का जो कॉमन नाम है बच्चों, ये देखिए सोडा एस जो है ना, एक कॉमन नाम है, एक कॉमन नाम है किसका? ये कॉमन नेम है किसका बच्चों? तो सोडियम कार्बोनेट का, है ना। ये सोडा जो है ये कॉमन नेम हो जाता है किसका? सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। आप जल्दी से बता दीजिए, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला क्या होता है बच्चों? आप सभी जानते होंगे, Na2CO3 होता है, ठीक है। तो याद रखना है, सोडा एस जो है ये कॉमन नेम है किसका बच्चों? सोडियम कार्बोनेट का, और उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, कौन सी गैस द्रव अवस्था में ऐसे ईंधन की तरह प्रयोग में लाई जा सकती है जो प्रदूषण नहीं फैलाता? बताइए कौन सी गैस है? देखिए H2 है ये, और ये H2S है,
ये F2 है, ये O2 है। जल्दी से बताइएगा कौन सी गैस द्रव अवस्था में ऐसे ईंधन की तरह प्रयोग में लाई जा सकती है जो प्रदूषण नहीं फैलाता। जी हाँ, कौन सी ऐसी गैस है लिक्विड स्टेट में बच्चों जो ईंधन की तरह प्रयोग में लाई जाती है। बच्चों कौन सी ऐसी गैस है जो ईंधन की तरह है ना, ईंधन की तरह प्रयोग में लाई जाती है लेकिन प्रदूषण वो नहीं फैलाती। तो जी हाँ, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी हाइड्रोजन, देन आपका आंसर सही है। बच्चों हाइड्रोजन का प्रयोग प्रदूषण रहित ईंधन के रूप में किया जाता है। बच्चों हाइड्रोजन जो गैस है ना, इसका प्रयोग जो है प्रदूषण रहित ईंधन है ना, प्रदूषण रहित ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ, तो आपको याद रखना है। और देखिए बच्चों, ब्रह्मांड में अगर आपसे पूछे पूरे यूनिवर्स में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, यानी पूरे ब्रह्मांड में कौन सी गैस अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, बताइए क्या आंसर होगा। ब्रह्मांड में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो जी हाँ, कौन सी गैस है, ये हाइड्रोजन ही गैस है। ब्रह्मांड में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो ये हाइड्रोजन ही गैस है बच्चों। ठीक है, याद रखना है आपको। ओके, चलिए, बहुत सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ चुका है। कौन सी धातु है जो वायु की N2 से अभिक्रिया करके एक नाइट्राइट बनाती है। बताइए, पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है या सीजियम है, बताइएगा जल्दी से, बिल्कुल फास्ट। बच्चों कौन सी ऐसी धातु होगी जो N2 के साथ अभिक्रिया करके एक नाइट्राइट जैसा बना देगी। हाँ जी, बिल्कुल बताइए सभी स्टूडेंट। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों यहाँ पे जो लिथियम है ना, ये अगर देखिए, ये अगर नाइट्रोजन के साथ है ना बच्चों, लिथियम जो है अगर नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है तो ये क्या बना देगी, लिथियम नाइट्राइट बना देगी। क्या बना देगी बच्चों, लिथियम नाइट्राइट बना देगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया था कि भैया कौन सी ऐसी धातु है, तो लिथियम ऐसी धातु है जो नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो एक देखिए नाइट्राइट जैसा बना देगी। ठीक है बच्चों, तो क्या बना देती है, पूरा लिथियम नाइट्राइट बना देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है, लिथियम है ना बच्चों। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। किसका गलनांक स्वार्दिक है। बच्चों किसका मेल्टिंग पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा होगा। देखिए पहला ऑप्शन है C2H5O C2H5। इसका केमिकल नेम क्या होता है बच्चों, ये डाई इथाइल ईथर है। क्या है ये, डाई इथाइल ईथर है। ठीक है, और इसका देखिए बच्चों गलनांक होता है वो कितना होता है, 156.9 केल्विन। ठीक है, ये होता है। और इसके बाद देखिए CH3COOH, ये क्या है बच्चों, तो ये आपका क्या है, ये बच्चों एसिटिक एसिड है। हाँ जी, एसिटिक एसिड है। क्या है ये, एसिटिक एसिड है। और इसका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो होता है 16.6 केल्विन होता है। ठीक है, और ये CH4 है, यानी ये तो हमारा मीथेन है बच्चों, ये सभी आप लोग जानते हो मीथेन है। और इसका गलनांक कितना होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, इसका गलनांक बच्चों होता है 91.15 केल्विन होता है। ठीक है, और इसके बाद ये क्या है हमारा, ये हमारा फॉर्मिक एसिड है ना, HCOOH, ये हमारा क्या है, फॉर्मिक एसिड है। क्या है बच्चों, फॉर्मिक एसिड है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो 281.5 केल्विन। तो बताइए, अब आप ही बता दीजिए किसका गलनांक सबसे ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो जी हाँ बच्चों, फॉर्मिक एसिड का जो है यहाँ पे गलनांक सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और देखिए बच्चों, ये फॉर्मिक एसिड किन में पाया जाता है, तो चींटियों के डंक में। जी हाँ, आपसे पूछा जा सकता है कि चींटियों के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, चींटियों के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो याद रखना है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है। बताना है जर्मन सिल्वर। जी हाँ, जर्मन सिल्वर जो है किसका मिश्रण होता है, तांबा जस्ता व निकिल का, तांबा जस्ता व लोहे का, तांबा सिल्वर व निकिल का, तांबा एल्यूमिनियम व निकिल का। जल्दी से बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मिश्र धातु है ना बच्चों, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके पैरामेडिकल 2021 में, है ना। और वो क्वेश्चन कौन सा पूछा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए, जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जर्मन सिल्वर जो है ये कॉपर,
जस्ता यानी जिंक, है ना बच्चों, और निकिल, निकिल, है ना। हाँ, तो याद रखना है यहाँ पे जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक और निकिल, इन तीनों धातुओं का क्या होता है बच्चों, ये मिश्रण होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो तांबा का परसेंटेज होता है वो 60% होता है, जिंक जो है ये बच्चों आपको 20% मिल जाएगा, और यहाँ पे निकिल जो है ये भी 20% होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसके बाद आपके बिहार पैरामेडिकल 2021 में देखिए कौन सा प्रश्न पूछा गया था इसी से रिलेटेड। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, पूछा था कांसा में, कांसा में कौन सी धातु, कांसा में, कांसा क्या है, ब्रॉन्ज क्या है, एक मिश्र धातु है, तो कांसा में कौन सी धातु, कौन सी धातु बच्चों 50% से भी अधिक मात्रा में होती है, 50% से भी अधिक मात्रा में होती है, बताइए तो, जल्दी से बताना है, कांसा में कौन सी धातु 50% से अधिक मात्रा में होती है, जल्दी बताइएगा सभी बच्चे। हाँ जी, सभी बच्चे बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि कांसा जो है ये किन धातुओं का मिश्रण होता है, ये क्या है, एक मिश्र धातु है, एलॉय है, तो ये किन धातुओं का मिश्रण है, तो देखिए बच्चों ये टीन का और कॉपर का, याद रखिएगा टीन का और कॉपर, इन दोनों धातुओं का ये मिश्रण होता है ना, टीन और कॉपर, इन दोनों धातुओं का ये मिश्रण है कांसा। तो अब देखिए इसमें 50% से भी अधिक मात्रा में कौन है, तो देखिए कॉपर, क्योंकि कॉपर का जो परसेंटेज है बच्चों वो 88% कॉपर होता है, इसमें कांसे में 88% कॉपर होता है, और टीन जो है 12% होता है। तो आपके इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या होगा, कांसा में कौन सी धातु 50% से भी अधिक मात्रा में होती है, तो ये आपका कॉपर होगा, क्योंकि कॉपर में 88% क्या होता है बच्चों, सॉरी कांसा में जो है कॉपर जो है 88% होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कांसे में कौन सी धातु 50% से अधिक मात्रा में होती है, तो आप लोगों ने देखा कि कांसा जो है ये दोनों धातुओं का क्या होता है, मिश्रण होता है, जिसमें कॉपर 88% रहती है, तो ये यहाँ 50% से अधिक है या नहीं है, ऑफकोर्स है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, और हर बार की तरह फीडबैक अवश्य दीजिएगा, आपके एक फीडबैक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।